गुड मॉर्निंग सबको गुड मॉर्निंग। सब लोग जल्दी से क्लास ज्वाइन करें, सब लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम सब लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 11वां या 12वां लेक्चर होगा जो भी आपको कंफर्म किया गया होगा। तो आप इसके पीछे के सारे लेक्चर कंफर्म एक बार क्लियर कर लीजिए। वन बाय वन अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएगा। पहला चैप्टर थोड़ा सा बेसिक था तो उसको हम सब लोगों ने थोड़ा सा लंबा किया है, लेकिन ये है कि उसको समझ लेने के बाद फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके लिए आसान होगा। तो एक बार क्या है कि आप सब लोग कंफर्म करें कि वाइस क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं और कंफर्म करें। ठीक है, शिवांगी चौधरी जी और प्रिया यादव और भी जो भी है सब लोग सारे पार्टिसिपेंट जुड़ जाएं। उसके बाद फिर एक बार कंफर्म करें वॉइस क्लियर है सब लोग। वॉइस अगर क्लियर हो तो फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वॉइस कंफर्मेशन एक बार करें सब लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। नेक्स्ट, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सब लोग आज के लेक्चर में ये समझ पाएंगे कि क्या बेसिक आगे की चीजें। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आप एक बार बताइए कंफर्म है, वॉइस क्लियर है प्रिया जी? वॉइस क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर इसके बाद चीजों को आगे ही बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, अभी पहला चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर ही आपके पूरे सोम की जड़ है, शुरुआत यहीं से होगी और इसी में ही सब कुछ है। ठीक है, तो इसको बहुत जल्दी हम नहीं करने के मूड में है। बस एक बात और ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अभी चल रहा था। क्या चल रहा था आपका? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ लिए, अलग अलग रीजन्स पढ़ लिए। पहला आपका क्या हुआ कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक बात हुई। और देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनाया गया, कैसे स्पेसिमेन बनाया गया और किस तरह से टेस्टिंग की गई और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या देगा, इस पर अब बातें चल रही हैं। और अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका होने वाला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से ही हम सब लोग समझेंगे। आप सब लोग पूरी क्लास को अच्छे से सुनेंगे और गारंटी आपको समझ में आएगा, इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली आज की क्लास, बहुत ही शानदार। इससे छोटे छोटे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में आपने अलग अलग रीजन्स की बात की। क्या क्या रीजन था? पहले आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इलास्टिक लिमिट और फिर आपका अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट ही आपका ट्रू यील्ड पॉइंट है। अच्छा, जितने भी वैल्यूज बताए जाएंगे वो देखिए, थोड़ा सा आप सब कुछ रिकैप कर लीजिए। तो जितने भी वैल्यूज बताए जाएंगे वो क्या होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की बात की जाएगी। और यहां जब भी हम आपसे बात करें, आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात होगी। कभी भी हम सब लोग इंस्टेंटेनियस एरिया की बात नहीं करेंगे जब तक कि मेंशन ना किया जाए। अगर ये मेंशन कर दे नहीं गुरुजी हमें ट्रू स्ट्रेस ही चाहिए, तो ट्रू स्ट्रेस के लिए फिर हम इंस्टेंटेनियस एरिया की बात करेंगे। सब लोग क्लास ज्वाइन करें, बहुत बेहतरीन चीजें होने वाली। तो आपका आया अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट और उसके बाद क्या आया, स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग और फिर क्या है, अल्टीमेट लोड टेंसाइल लोड और या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसके बाद फिर आपका आया फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो अलग अलग जोन्स को क्या क्या बात करते हैं। पहले आपका इलास्टिक जोन, फिर यील्ड प्लेटू, फिर स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग और फिर या स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन और उसके बाद स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन जिसको हम नेकिंग रीजन भी कहते हैं। सॉफ्टनेस की मतलब देखिए, हार्ड होने क्या मतलब, हार्ड होने कोई मतलब नहीं कि हम खींच रहे हैं और ताकत लगानी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है स्ट्रेन डेवलप कर। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा रीजन जिसमें आपको क्या करना पड़ा है, स्ट्रेन डेवलप करने के लिए स्ट्रेस भी बढ़ाना पड़ रहा है, वो आपका क्या हो गया, हार्डनिंग। और जहां पर स्ट्रेस कम भी करें तब भी स्ट्रेन डेवलप बढ़ता जाए तो स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन हो गया। बात समझ में आ रही? तो हम सब लोग इस पर फिर आगे बात करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, लोडिंग डायग्राम हम पढ़ ली। कल एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि कंप्रेशन में और टेंशन में दोनों में इलास्टिक मॉडुलस सेम आता है। कंप्रेशन और टेंशन में दोनों में इलास्टिक मॉडुलस क्या आता है, सेम आता है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक आगे बताएंगे कि पॉइसन रेशियो जो होता है वो भी कंप्रेशन और टेंशन में सेम होता है, लेकिन अभी पॉइसन रेशियो डिस्कस नहीं किया है तो करेंगे। हुक्स लॉ की लिमिटेशन भी बात कर ली, हुक्स लॉ कब अप्लाई होगा, किस जोन में अप्लाई होगा, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक होगा, ये सब बातें हो चुकी हैं। आप कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी बुक से, नहीं तो हम आपको क्वेश्चन कंटेंट देने वाले हैं। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे बहुत छोटे छोटे चीजें आती रहती हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर ज्यादा है तो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बताता है कि कौन ज्यादा
किसको, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सकता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तरीके से आपको क्या बताता है, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी बताता है। और इसी को आगे हम बताएंगे स्टिफनेस, इसी को हम क्या बताएंगे, स्टिफनेस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तरीके से क्या बताएगा, स्टिफनेस को बताएगा। बात समझ में आ रही। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि लोडिंग और अनलोडिंग डायग्राम, लोडिंग और अनलोडिंग डायग्राम। भाई लोडिंग तो आप कर रहे, उसी समय अनलोडिंग। अच्छा अनलोडिंग क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि अनलोडिंग से ही हम जान पाएंगे कि क्या ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिकवर कर पा रहा है कि नहीं। भाई आप लोड कर दिए, लोड करने के बाद ऐसे खींचे पड़े, अब खींचे ही हैं तो उस समय वो रिगेन करेगा क्या, नहीं। रिगेन करने के लिए लोड हटाना पड़ेगा, और जब आप लोड हटाओगे तब आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल शेप साइज वो रिगेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसमें दो बातें हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, और एक आपको यहां पर आया था प्रोपोर्शनल लिमिट, और एक इसके आगे आया था इलास्टिक पॉइंट। ये ए था और ये बी था। अगर अप टू बी तक लोडिंग करोगे, अप टू का मतलब क्या है, अप टू का मतलब क्या है, अप टू का मतलब है कि गुरुजी यहां तक लोडिंग की, मतलब ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन डेवलप हुआ। तो अगर आप जीरो से लेके बी तक लोडिंग करोगे, और फिर लोडिंग का मतलब लोड बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे इस कर्व को ये फॉलो करता हुआ आगे जा रहा है, ए से बी तक, ओ से बी तक कहीं भी लोडिंग करिए, और जब आप अनलोडिंग करेंगे, जब आप क्या करेंगे, अनलोड करेंगे, तो ये उसी पाथ को फिर से फॉलो करेगा। तो जो लोडिंग होगा वो अनलोडिंग डायग्राम दोनों सेम होंगे। इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक मोस्ट ऑफ द मटेरियल की ऐसे बिहेवियर होते हैं, आगे एक बताएंगे कि रबड़ ऐसा फॉलो नहीं करता। रबड़ कहता कि नहीं हम दूसरे रास्ते को जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप लोड बढ़ा रहे, लोड बढ़ाने की वजह से, जैसे ये लोड बढ़ाने की वजह से स्ट्रेन भी आ रहा है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी आ रहा है, क्या इंटरनल रेस्टिव फोर्स एक्सटर्नल लोड के तुरंत बराबर आया था, नहीं। आप ऐसे लोड लगाए, कुछ इलोंगेट होने के बाद इक्विलिब्रियम में इंटरनल रेस्टिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया, ऐसा हुआ था ना। इसके बाद जब आप लोड करते गए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बढ़ता चला गया। जब आप लोड छोड़ेंगे, आप तो लोड जीरो कर दिए, आप जब लोड जीरो कर दिए स्ट्रेस नहीं होगा, मतलब आपके हिसाब से एक्सटर्नल लोड नहीं है, पर वो भी अचानक से इलोंगेशन को कवर नहीं कर लेगा, वो धीरे धीरे फिर से ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश, मतलब वो भी एक रास्ता फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से बी से ओ डायरेक्ट आएगा, नहीं, वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो जब धीरे धीरे कम होगा तो अनलोडिंग डायग्राम भी एक बनेगा। और जब तक बी तक लोडिंग आप करते हैं, बी तक लोडिंग करते हैं, तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों सेम होता, इसको आप मार्क रखिएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया ना। एक बार बताइए समझ में आई बात। अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे भी बढ़ते हैं कि बी के बियॉन्ड अगर लोडिंग कर दें तब क्या होगा, बी के बियॉन्ड लोडिंग कर दें और फिर लोड हटा लें तब क्या होगा। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करें। पहले ये क्लियर करिए कि अप टू इलास्टिक लिमिट अगर लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है तो ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। क्लियर, बताइए कंफर्म है, सबको समझ में आया, थम्स अप करके बताइए समझ में आया सारी चीजें। अगर समझ में आया तो थम्स अप करके बताइए, आगे हम सब लोग बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और बात आप ध्यान से रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने वाले हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे कहें कि वर्क डन क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से लिखिए, बहुत आपको सब चीजें मिलेंगी नहीं सब जगह। वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, इस बात को पहले समझिए, इसको थम तो बहुत अच्छा प्रियादो जी अभी जो बता रहे हैं ये बहुत ही बेसिक है और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो वर्क डन क्या होगा, तो छोटा वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, फोर्स। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आप छोटा लिए हैं तो आपका वर्क डन भी छोटा सा होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है फोर्स की डायरेक्शन में। अब यहां पर अगर कोई आप एलिमेंट, ये आपको गेज लेंथ केवल बना रहे हैं,
पूरा स्पेसिमेन नहीं बना रहे। गेज लेंथ में आपने पी लोड लगाया और ये पी लोड लगाने से एलिमेंट कुछ आगे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। मान लीजिए आगे की तरफ, अब इधर डेल्टा बाई 2 होगा और इधर क्या होगा, डेल्टा बाई 2 होगा। तो मान लीजिए ये डेल्टा क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो आप बताइए आप वर्क डन कितना किए, आप वर्क डन किए P इंटू डी डेल्टा, इतना वर्क किए। वर्क डन आपका कितना हुआ, P इंटू डी डेल्टा। अब हम आपसे कहें नहीं टोटल वर्क डन बताओ, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल P इंटू डी डेल्टा, इंटीग्रल P इंटू डी डेल्टा। भाई इंटीग्रेट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स को, हम क्या करेंगे, अच्छा जो वर्क डन आप करोगे, जो इसके ऊपर आप वर्क करोगे, जो आप इसके ऊपर वर्क करोगे, वही वर्क उस एलिमेंट में एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यही वर्क क्या होगा, एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, तो स्ट्रेन एनर्जी जो आपको मटेरियल को डिफॉर्म करने में आप वर्क करते हैं, जो डिफॉर्म मतलब स्ट्रेन डेवलप करने में वर्क करते हैं, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में मटेरियल में स्टोर हो जाता है। स्ट्रेन एनर्जी एक अलग चैप्टर भी हम आपको अलग अलग केसेस में कराएंगे। तो ये हो गया P इंटू डी डेल्टा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ध्यान से इसको बताइएगा, इंटीग्रल y dx क्या बताता है, इंटीग्रल y dx क्या बताता है, तो ये क्या बताता है, ये ध्यान रखिए, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स वाई डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स वाई डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस। इस पर हम लोग बेसिक लेक्चर ले चुके हैं, तो इसको आप एक बार देख भी लीजिएगा। तो ये कैसे बताता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एरिया अंडर जो y है और x है, यहां पे कौन कौन है, y और x है, तो किस वाले ग्राफ का होगा, ये y x ग्राफ का होगा या x y ग्राफ का होगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स वाई डायग्राम ऑन किस एक्सिस, जिसके साथ dx होगा, ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। इसको एक बार आप सब लोग कॉपी कर लें। एक बार कुछ पीडीएफ आपको मिल रहे होंगे डेली लेक्चर्स के, और कुछ प्रैक्टिस आपको डीपीपी और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। पहले इसको आप देखिए, तो जब भी इंटीग्रल वर्ड आए, इंटीग्रल एरिया देता है और स्लोप डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है। और किसका बताएगा, जो यहां होगा, जो यहां होगा उस वाले ग्राफ का, किस पर, इस पर। तो अगर हम यहां से ध्यान से इसको कॉपी करते हुए देखें, तो यहां पर बातें क्या हो रही हैं कि एनर्जी जो है, जो एनर्जी है वो एनर्जी है क्या, एनर्जी है P इंटू डी डेल्टा, P इंटू, तो जो आपकी एनर्जी होने वाली है वो एनर्जी क्या होगी, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ कौन सा डायग्राम होगा, आप बताइए कौन सा डायग्राम, आप कहोगे सर P और डेल्टा डायग्राम, तो P क्या है, लोड, और ये क्या है, डिफ्लेक्शन। एरिया ऑफ लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम ऑन डिफ्लेक्शन एक्सिस, ऑन, ये देखिए लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम मतलब P डेल्टा डायग्राम ऑन डिफ्लेक्शन एक्सिस ही क्या होता है, एनर्जी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का एरिया डिफ्लेक्शन एक्सिस पर एनर्जी देता है। तो कहीं भी अगर आपको कहीं भी लोड और डिफ्लेक्शन डायग्राम दिया हो, ऐसे कोई शेप दिया हो, इसके नीचे का जो एरिया होगा ये क्या देगा, ये एरिया आपको देगा एनर्जी, ये आपको क्या देगा, अच्छा एनर्जी कब मिलेगा, जब लोड, जब क्या होगा, लोड, और इधर क्या होगा, डिफ्लेक्शन डायग्राम, इधर क्या होगा, डिफ्लेक्शन डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबको समझ में नहीं आती चीजें, ध्यान रखिएगा। जब लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम, लोड और डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा तब एनर्जी मिलेगा, तब क्या मिलेगा, एनर्जी। आगे बढ़े, ये बात समझ में आई सबको, तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो अब बताने वाले ये और ही बेहतरीन है। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए सब लोग, पुराना पहले इसको कॉपी करिए ऐसे डायग्राम बनाते हुए, फिर पुराना हम कॉपी करने के लिए बोल।
एरिया अंडर द कर्व ऑफ एक्स वाई डायग्राम, जब आपका एक्स वाई रहता है और ऐसे जब आगे बढ़ेंगे तो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का एरिया कौन देता है? एनर्जी देता है। इसको नोट कर लिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब जो बातें बोल रहे हैं ये और भी बेहतरीन है। एनर्जी आपका क्या आया? एनर्जी आपका आया सर, एनर्जी जो आया वो लोड और डिफ्लेक्शन आया। इसका डायग्राम टोटल चाहिए तो इंटीग्रेट कर दो, टोटल चाहिए तो क्या कर दो? हमने कहा हम ए नॉट से भाग करेंगे और एल नॉट से भाग करेंगे। किसी ने कहा कि भाई भाग की हो तो गुणा करो, तभी आपका कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अगर भाग गुणा अलग अलग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में? ए नॉट क्या है? इस स्पेसिमेन का इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए नॉट, और इसकी लंबाई, इनिशियल लंबाई क्या है? एल नॉट। बात समझ में आ रही? तो आपने कहा ठीक है भाई, और ये क्या हो गया? एनर्जी, और एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? P अपान ए नॉट, लोड अपान इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? स्ट्रेस। लोड अपान इनिशियल क्रॉस सेक्शन, और कौन सा स्ट्रेस? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और उसके बाद आप ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ये आपका क्या होगा? स्ट्रेन। ये आपका क्या होगा? स्ट्रेन। डिफ्लेक्शन अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होगा? स्ट्रेन। और यहां पर अगर देखें तो यही क्या है? वॉल्यूम है। यही क्या है? वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां पर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा ए नॉट इंटू एल नॉट। बात समझ में? तो एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी अपान वॉल्यूम जो होगा, एनर्जी अपान जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल, सॉरी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होगा वो स्ट्रेस, वो क्या होगा? स्ट्रेस और स्ट्रेन का गुणनफल। ऐसे अब ध्यान दीजिए, अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो फिर एरिया मिलने वाला है। अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो टोटल एरिया मिलने वाला। और इंटीग्रेट क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। एरिया ऑफ, एरिया किसका? एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑन स्ट्रेन एक्सिस, ऑन स्ट्रेन एक्सिस। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑन स्ट्रेन एक्सिस जो होगा वो एनर्जी नहीं देगा। बहुत इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। एरिया ऑफ लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम आपको एनर्जी देगा। लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या देगा? एनर्जी। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको देगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या देगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर कोई भी चीज पर यूनिट वॉल्यूम होता, पर वॉल्यूम होता है तो उसी को डेंसिटी बोल देते हैं। उसी क्या बोलते थे? डेंसिटी। एक बार फिर से इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर इस पर हम और भी क्लियरिटी करते हैं, और भी चीजें मेंशन करेंगे। एक बार पर यूनिट टाइम जब वर्ड आए कहीं भी, पर यूनिट टाइम, जब पर यूनिट टाइम वर्ड आए तो ध्यान रखिए वो क्या देगा? आपका रेट। वो क्या देगा? रेट। ऐसे जैसे मान लीजिए आ गया कि मास पर यूनिट टाइम तो मास फ्लो रेट है। अगर आ गया कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो वो एक्सीलरेशन है। बात समझ में आ रही? तो पर यूनिट टाइम जब आए तब वो रेट बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में? और जब आपका पर यूनिट डिस्टेंस हो, जब पर यूनिट डिस्टेंस हो कहीं पर भी, पर यूनिट डिस्टेंस वर्ड आए तो ग्रेडियंट बताता है। वो क्या बताता है? ग्रेडियंट। जैसे जैसे अगर हम आपसे कहें डी यू अपान डी वाई, तो डी मतलब पर यूनिट डिस्टेंस है तो क्या हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और अगर आपका आ गया कि डी टी अपान डी वाई, ये क्या है? टेम्परेचर, तो ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब सारी चीजें जनरलाइज रखिए यार, कितना रटोगे, रट कितना पाओगे? तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि जब आपका पर यूनिट डिस्टेंस वर्ड आए तो ग्रेडियंट होता है, और जब पर यूनिट एरिया आए, जब पर यूनिट क्या है? एरिया, तो जब पर यूनिट एरिया जब आए तो वो इंटेंसिटी को बताता है, तीव्रता को बताता है। जैसे एनर्जी पर यूनिट एरिया तो एनर्जी इंटेंसिटी हो गया, लोड पर यूनिट एरिया तो लोड इंटेंसिटी हो गया। जब आपका
पर यूनिट एरिया वर्ड आए तो इंटेंसिटी बताता है, और जब पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए, जब क्या आ जाए पर यूनिट वॉल्यूम, कहीं पर भी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी बताता है। तब वो क्या बताता है? डेंसिटी। और डेंसिटी मास का ही नहीं होता, वेट भी होता है, एनर्जी भी होता है। तो ध्यान रखिए, अगर कोई कहे एनर्जी डेंसिटी बताओ, इसको एक बार नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन चीजें हैं एक साथ। अगर कोई कहे एनर्जी डेंसिटी बताओ तो आप कहोगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताइए, समझ में आई सारी चीजें? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी, और मास पर यूनिट वॉल्यूम को मास डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम को वेट डेंसिटी। समझ में आया? एक बार थम्स अप करके बताइए, समझ में आया सब लोग? समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं सब लोग नोट कर लीजिए। और एक बार कंफर्म करेंगे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सब लोग को समझ में आया? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे से पहले पीछे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का एरिया जो होगा, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम का एरिया जो होगा वो एनर्जी देता है। वो क्या देता है? एनर्जी। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो भी एरिया होगा वो क्या होगा? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एरिया जो होगा वो एनर्जी, वो क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी होगा। वो क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी, या इसी को बोलेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर वॉल्यूम। और इसका मात्रक क्या होगा? जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। और इसका मात्रक क्या होगा? जूल। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले कि आपको लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम मिले, जब भी लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम, तो वो एनर्जी देगा। और जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मिले तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देगा। इस बात को अभी याद रखेंगे तो रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस समझना बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। तो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ सकते हैं ना? इसको भी आप ध्यान दें, मात्रक पे भी ध्यान दें। जब डेंसिटी होगा तो जूल पर मीटर क्यूब होगा। ठीक है, इसको भी आप चीजें नोट करते रहिएगा आगे, नहीं तो आपको ये चीजें भेजी जा रही हो। सेकेंड मॉडुलस नॉन लीनियर कर्व्स के लिए होता है। सेकेंड मॉडुलस किसके लिए होता है? नॉन लीनियर के लिए। अब इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत बेहतरीन चीज है। इस डायग्राम को एक बार देख लें। इफेक्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, इफेक्ट ऑफ क्या है? इफेक्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो लोडिंग भी करना है और अनलोडिंग भी करना है, और उसमें भी पहला केस जो है, उसमें क्या है? पहला केस, इफेक्ट ऑफ अनलोडिंग एट इलास्टिक लिमिट, एट इलास्टिक लिमिट और बिलो इलास्टिक लिमिट। तो जब आप इलास्टिक लिमिट या उसके नीचे तक लोड करके, उससे कम ही लोड करके अनलोड करेंगे, तब केस अलग होगा। तब केस क्या होगा? ऐसे जैसे आप ओ से कहां स्टार्ट किए? ओ से स्टार्ट किए और कहां तक गए? ओ से स्टार्ट करके बी तक गए, तो लोडिंग कर्व ये हो गया। ऐसे लोड करते, अच्छा बी तक ना जाए, उससे कम भी लोड करें, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा ये आप बताइएगा, क्या ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है? क्या ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है? और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में नीचे का एरिया एनर्जी नहीं देगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देगा। तो इसके नीचे का आपने लोडिंग किया, कहां तक लोडिंग किया? ओ से बी तक कहीं भी कर सकते हो, ओ से बी तक। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको पता है, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? अब इस सिचुएशन में क्या होने वाला है? इस सिचुएशन में इतनी एनर्जी आपने वर्क करके उस मटेरियल के अंदर स्टोर करा दी।
अब जैसे बी से, बी के पहले भी यही बात आएगी, छोटा ट्रायंगल बनेगा, बी के पहले क्या होगा, छोटा ट्रायंगल बनेगा। इससे जैसे आपने लोड हटाया, वो अनलोडिंग पाथ भी यही फॉलो करेगा, और जब अनलोडिंग पाथ भी यही फॉलो करेगा तो क्या होगा, अनलोडिंग पाथ सेम जब होगा तो जितनी एनर्जी स्टोर हुई थी 100% एनर्जी वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और ऐसी एनर्जी को हम क्या कर देंगे, इलास्टिक एनर्जी। और ये एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी देता है, अभी अभी बताया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में एनर्जी डेंसिटी। तो एक्चुअल में अगर आप बी तक लोड करके छोड़ते हैं तो जितनी एनर्जी स्टोर करा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जा रही है पर यूनिट वॉल्यूम में। बात समझ में आ रही? तो आगे लोडिंग एंड अनलोड, कब कब की बात चली, केस वन, जब आप इलास्टिक लिमिट या उसके बिलो लोडिंग करते हैं, तो उस केस में लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व विल बी क्या होगा, सेम। लोडिंग और अनलोडिंग क्या होगा, सेम। और उसका मीनिंग क्या है, मींस एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग, मींस का मतलब क्या, एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग द कर्व विल फॉलो द सेम रास्ता, सेम पाथ। जो कर्व होगा वो क्या करेगा, सेम पाथ फॉलो करेगा। आगे 100% स्टोर एनर्जी विल बी रिकवरेबल। तो अगर आप इलास्टिक के अंदर या इलास्टिक तक लोडिंग कर रहे हैं तो 100% एनर्जी आपकी रिकवर होगी। बस मोस्ट ऑफ द मटेरियल ऐसे शो करते हैं। हाँ, रबड़ का थोड़ा सा क्वालिटी अलग है, तो उसकी भी लोडिंग और अनलोडिंग हम पढ़ेंगे, बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला आया इफेक्ट ऑफ अनलोडिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इफेक्ट ऑफ अनलोडिंग, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। इफेक्ट ऑफ अनलोडिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। अब इसमें क्या होगा, बियॉन्ड का मतलब उससे परे, उसके बाहर। तो ये इलास्टिक लिमिट है, इसके बाहर तक आप लोड कर दिए, बी डैश तक लोड कर दिए, तब क्या होगा, तब इसमें पहली बात कि अनलोडिंग जो होगा वो लोडिंग कर्व को फॉलो नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लोड हटा दिए, अगर लोड हटा दिए तो भले ही तुरंत नहीं, पर कुछ देर बाद उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस भी तो नहीं होगा, तो स्ट्रेस तो जीरो होना ही है, स्ट्रेस तो जीरो होना ही है। पर क्या जब आप एल्डिंग के बाद, इलास्टिक लिमिट के बाद भी लोडिंग कर देंगे तो क्या कुछ ना कुछ इलोंगेशन बचेगा, और जब बचेगा तो कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहेगा उसमें। इलास्टिक लिमिट ही है, इलास्टिक इसीलिए क्योंकि इसके बाद ये 100% रिकवर कर लेता है। बात समझ में? और इसके बाद जो होगा वो रिकवर नहीं होगा, 100% रिकवर नहीं होगा, तो ये दूसरे रास्ते को फॉलो करेगा। ये क्या करेगा, दूसरे रास्ते को फॉलो। और रास्ता कैसा होगा, लोडिंग तो ये है, अनलोडिंग रास्ता जो होगा वो इनिशियल कर्व जो है उसके स्लोप के पैरेलल को फॉलो करता है। ध्यान रखिए, ये क्या होगा कि जो इनिशियल था, इनिशियल कर्व था, उसी के पैरेलल ये क्या होगा, अनलोड हो जाएगा। यहां पे ये कर्व क्या है, अनलोडिंग कर्व है। ये आपका पिंक कलर का कर्व क्या है, अनलोडिंग कर्व है। अब आप बताइएगा ईमानदारी से एकदम, अगर आपने लोड किया, अगर आपने क्या किया, लोड किया, तो लोड किया तो ये रास्ता ऐसे फॉलो किया, और यहां बी है, यहां ए है, यहां बी है और यहां पर ए है, और आपने लोड क्या किया, वी डैश। तो आप बताइए इसके नीचे का जो एरिया होगा, इसके नीचे का जो एरिया होगा, यही आपने वर्क किया होगा डिफॉर्म करने में। इसके नीचे का एरिया आप क्या किए होंगे, वर्क किए होंगे किसमें, डिफॉर्म करने में। और ये क्या होगी, इतनी एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी, सर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है तो एनर्जी डेंसिटी, तो इतनी एनर्जी उसके अंदर, जैसे खींच दिए ना, खींचना नहीं चाह रहा तो मुंह फुलाए, भरे पड़ा है, क्या भरे पड़ा है, एनर्जी। जो आप काम कर रहे हो वही एनर्जी के रूप में वो खाए पिए बैठा हुआ है। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर होगी। एनर्जी नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी स्टोर होगी।
पर जब आप अनलोड करोगे, लोडिंग जब अब इलास्टिक लिमिट तक था तो उसी को फॉलो कर लिया, पर जब आप अनलोड करोगे तो इसने दूसरा रास्ता फॉलो कर लिया। अनलोड करने में इसने क्या किया, दूसरा रास्ता फॉलो कर लिया। अब अगर दूसरा रास्ता फॉलो कर लिया तो कैसा रास्ता है, तो उस दूसरे रास्ते में ये पाया गया कि अनलोडिंग कर्व जो है वो ऐसे है। अब जब अनलोडिंग कर्व ऐसे होगा तो आप बताइए इसके नीचे का एरिया ही तो रिलीज हुआ। इसके नीचे का देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये अनलोडिंग है, ये आपका वी डैश है और आए आप कितना सी डैश पर। तो अनलोडिंग में जब आप रिलीज किए तो रिलीज इतना ही तो किए, रिलीज इसमें क्या हुआ, इतनी ही तो एनर्जी रिलीज हुई, और जब इतनी रिलीज हुई तो कुछ तो बच गए जो आपके पॉइंटेड हैं, जो हैच है वो रिलीज हो गया, और जो पॉइंटेड है वो क्या हो गया, जो पॉइंटेड है वो आपका क्या हो गया, तो जो आपके पॉइंटेड जितने हैं, पॉइंटेड में आपका क्या हो गया, पॉइंटेड वाला, फिर से एक बार देख लीजिए, डायग्राम जूम कर दिया हमने, तो इसमें जो हैच है इतनी एनर्जी, जो हैच है इतनी एनर्जी तो रिलीज हुई पर यूनिट वॉल्यूम, पर इतनी एनर्जी जो पॉइंटेड एनर्जी है ये पर यूनिट वॉल्यूम अभी स्टोर है। इसमें 100% एनर्जी रिकवर नहीं होगा, जो रिकवर होगा वो आपका हैच है। तो ध्यान रखिएगा ये इलास्टिक एनर्जी कहलाएगी और ये प्लास्टिक एनर्जी कहलाएगी। और इलास्टिक एनर्जी ये क्या होगा, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप बी के बियॉन्ड लोडिंग करते हैं तो इसमें दो तरीके का, इसमें क्या होता है, दो तरीके का आपका एनर्जी स्टोर होता है, और ये कुछ इलास्टिक भी होता है और कुछ प्लास्टिक भी होता है। ये क्या होता है, कुछ इलास्टिक होता है और कुछ, तो ये इलास्टिक और प्लास्टिक मिला के है, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक मिला के है, और ये एनर्जी नहीं है, इलास्टिक प्लस प्लास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप कहोगे कितना इलास्टिक कितना प्लास्टिक, तो आप कहोगे जितना रिकवर हो गया वो इलास्टिक, जितना रिकवर हो गया वो क्या हो गया, इलास्टिक एनर्जी, और जो बचा है वो क्या है, प्लास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ में आई। अब इस पे एक क्वेश्चन और आप करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इसको आप मार्क करिए। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और आपने लोडिंग जो किया वो बी के बियॉन्ड कर दिया, यहां बी था और आपने कर दिया बी डैश तक, और यहां ए था, ये आपने लोड कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब अनलोड करोगे तो वो कुछ ऐसे वापस आएगा। अब बी डैश पर अगर स्ट्रेन पूछा जाए तो ये स्ट्रेन बी डैश वाला होगा, यहां पर जो स्ट्रेन होगा वो बी डैश वाला ऐसे होगा कि नहीं, और जब ये वापस आ गया सी डैश पर तो अभी भी तो कुछ स्ट्रेन बचा है। ये स्ट्रेन कितना होगा, ये स्ट्रेन कितना होगा, ये स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन सी डैश। तो रिकवर कितना हुआ स्ट्रेन, अगर कोई पूछे रिकवर्ड स्ट्रेन बताओ तो ये आपका रिकवर्ड स्ट्रेन होगा कि नहीं, तो ये आपका रिकवर्ड स्ट्रेन होगा। क्यों भैया, क्योंकि हम जब स्ट्रेन किए थे वो बी डैश तक, मतलब एप्सिलॉन वी डैश तक किए थे, और अभी भी कुछ बचा हुआ है, कितना बचा हुआ, सी डैश तक। तो रिकवर्ड स्ट्रेन क्या होगा, एप्सिलॉन वी डैश माइनस एप्सिलॉन सी डैश, एप्सिलॉन बी डैश माइनस एप्सिलॉन सी डैश होगा, इतना रिकवर होगा। बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर हुआ। अगर कोई पूछे जो बचा हुआ उसको क्या कहेंगे, तो जो बचा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक स्ट्रेन। इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक स्ट्रेन, या इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन रिकवर्ड स्ट्रेन, या इसी को क्या बोलेंगे, परमानेंट। परमानेंट सेट हो गया गुरुजी, इतना तो अब रहेगा ही रहेगा। जैसे आप क्या करिए कि किसी टीन को ऐसे कस के दबाइए, मोड़ दीजिए। जब मोड़ देंगे तो आपने तो भाई डिफॉर्म किया, कुछ स्ट्रेन डेवलप किया, लेकिन जैसे छोड़ेंगे वो कुछ ना कुछ स्प्रिंग बैक वापस आएगा।
जो वापस आया वो इलास्टिक है, जितना वापस आया वो क्या है, इलास्टिक है, और जो अभी बचा है वो परमानेंट सेट है। इसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, घर में जाइए किसी भी, जैसे किसी प्लास्टिक की बोतल को भी ऐड दीजिए, ऐठने के बाद वो कुछ रिगेन करेगा, वो कुछ क्या करेगा, रिगेन। तो जो रिगेन हुआ, जितना रिगेन आपने किया, कितना एप्सिलॉन बी डैश तक, और रिगेन होके सी डैश तक बचा हुआ है, तो जितना रिगेन किया वो इलास्टिक, और जितना बचा हुआ वो प्लास्टिक। क्लियर हो गई बात, एकदम 100% समझ में आई बात। अगर समझ में आई तो एक बार थम्स अप करिए, फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार कंफर्म करिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसको नोट भी कर लीजिए। तो सब लोग जल्दी से बताएं कैसा लगा क्लास, कैसा रहा ये, फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए सब लोग, जल्दी से नोट करिए इस डायग्राम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो इफेक्ट ऑफ अनलोडिंग बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड पर क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला है उस पर हम सब लोग बात करने वाले हैं। क्या बात हुई, ये हुआ मोस्ट ऑफ द मटेरियल, ज्यादातर मटेरियल सोज डिफरेंट पाथ एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग बियॉन्ड पॉइंट बी पॉइंट के बियॉन्ड ज्यादातर मटेरियल क्या होंगे, वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करेंगे। क्लियर होगी बात। अगला 100% रिकवरेबल एनर्जी नॉट पॉसिबल, अगर आप बी के बियॉन्ड लोडिंग करोगे तो 100% एनर्जी आपकी रिकवर नहीं होगी। अगला हो ना मटेरियल लोडेड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, कोई भी मटेरियल इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जब लोड किया जाता है, ऑन अनलोडिंग करने पर इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। जब इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोडिंग करते हैं तो अनलोडिंग करने पर वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करता, ओरिजिनल डायमेंशन को रिगेन नहीं करता, बट फॉलो द पाथ बी डैश सी डैश। तो आप इसमें अगर देखें तो वो क्या होगा, वो पाथ फॉलो करेगा बी डैश और सी डैश, इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, फॉलो द पाथ बी डैश सी डैश। आगे, क्योंकि इसको आपको समझना ही बहुत जरूरी है। आगे which is, वो रास्ता कैसा है, तो which is, वो रास्ता बी डैश सी डैश इज पैरेलल टू समांतर, किसके समांतर, पैरेलल टू किसके पैरेलल है, तो which is पैरेलल टू द टेंजेंट, पैरेलल टू द टेंजेंट एट ओ। तो ओ पर जो टेंजेंट है, आप ऐसे, तो उसी के पैरेलल, इसके जैसे गया ये अनलोडिंग, इसके ही पैरेलल ये भी लाइन होगा। तो जो बी डैश सी डैश रास्ता है वो क्या है, इनिशियल कर्व के पैरेलल है, इनिशियल कर्व की क्या है, पैरेलल है। आगे मटेरियल हैज सम परमानेंटली यील्डेड, तो मटेरियल जो होगा वो कुछ ना कुछ अभी परमानेंटली यील्ड हो जाएगा। कब ये होगा, जब आप इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड लोड कर देंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, रेजिडुअल, मतलब बचा हुआ, और परमानेंट स्ट्रेन, यही आपका क्या होगा, रेजिडुअल और परमानेंट रिमेन्स इन द मटेरियल। आगे रेजिडुअल इलोंगेशन इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट सेट। तो जो एप्सिलॉन सी है, जो आपका एप्सिलॉन सी डैश है, ये एप्सिलॉन सी डैश अभी भी बचा रहेगा, और इसी को क्या कहेंगे, परमानेंट सेट। अब ध्यान दीजिएगा, रबर एक स्पेशल टाइप का मटेरियल, इसको ध्यान दीजिए। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ रबर को बहुत ध्यान से देखो, बहुत बेहतरीन ये कर्व है। तो रबर का टेस्ट किया, अब ऐसा क्यों आया भैया, वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है, शुरू से ही क्लास कर रहे हैं तो समझ में आ रही होंगी। हमने टेस्ट किया, रबर में क्या पाया गया कि रबर का लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व क्या है, डिफरेंट है। लोडिंग कर्व ये वाला है, ऐसे। अच्छा, हम आपको बताए थे कि रबर जो होता है वो नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। तो लोड किए यहां तक,
और जब लोड करके, यही आपका इलास्टिक पॉइंट रबड़ में होता है। इलास्टिक पॉइंट वह पॉइंट जहां से 100% रिकवरी हो जाएगी। तो ये इलास्टिक पॉइंट है। हमने लोड किया, धीरे धीरे लोड बढ़ाते गए, स्ट्रेस बढ़ाते गए, स्ट्रेन बढ़ता गया। और इसके नीचे का एरिया, इसके नीचे का एरिया क्या होगा? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसके नीचे का एरिया, अभी अनलोडिंग हम नहीं जानते, इसी को हम क्या कहेंगे? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इतना एनर्जी लोडिंग में, उसके पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहां तक आपने कहा ये बी पॉइंट था, इलास्टिक पॉइंट। तो यहां तक इतनी एनर्जी स्टोर हुई पर यूनिट वॉल्यूम में, किसमें? रबड़ को लोड करने पर। बात समझ में आई? अब जब हम अनलोड किए तो अनलोड वाला खतरनाक था। अनलोड वाले ने क्या कहा? अनलोड वाले ने क्या कहा कि इस रास्ते को हम फॉलो, भले ही इलास्टिक हैं, पर इस रास्ते को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम दूसरा रास्ता फॉलो करेंगे। और जब दूसरा रास्ता ये फॉलो करेगा, जब आपका ये क्या होगा? दूसरा रास्ता फॉलो करेगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगी कि जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो थोड़ी सी क्या होगी? कम भी हो सकती, ज्यादा। अगर ऊपर होता तो ज्यादा होता, नीचे है और होता नीचे ही है। तो जो आपने रिलीज किया, जो आपने एनर्जी रिलीज किया पर यूनिट वॉल्यूम, उतना नहीं है। तो आप बताइए क्या किए आप? तो आप हर समय लोडिंग अनलोडिंग में इलास्टिक लिमिट तक, रबड़ में एक खास बात होती है कि इलास्टिक लिमिट तक वो थोड़ा थोड़ा लोडिंग अनलोडिंग में जो रेड कलर बना रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा बचा लेता है। इतना एक्स्ट्रा क्या करता है? हर एक साइकिल में इतना एक्स्ट्रा बचा लेता है। बात समझ में आ रही? लोड करने में ज्यादा एनर्जी स्टोर किया, पर जब वापस आया तो रिलीज पूरा नहीं किया, और जब रिलीज पूरा नहीं किया तो लोडिंग अनलोडिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी उसके अंदर क्या हो जा रही है? स्टोर हो जाए। और जब एनर्जी स्टोर हो जा रही है तो कहां जाएगी एनर्जी? हर साइड ऐसे रबड़ को खींचे, छोड़ दिए, आया, वापस आ गया, फिर खींचे, छोड़ दिए, वापस आ गया। पर वापस आने में उतनी एनर्जी स्टोर नहीं किया, रिलीज नहीं किया जितना खाया था। तो हर बार बच जाएगा, और हर बार बचने में क्या होगा कि कुछ देर बाद वो एनर्जी उसके अंदर हीट के रूप में स्टोर होगी, और कुछ देर बाद वो हीट हो जाएगा। रबड़ ही आपका क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। इसी को हम हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं। तो हर एक साइकिल में जितनी बार लोडिंग अनलोडिंग करोगे, हर एक साइकिल में ये जो पिंक कलर का एरिया है, इतना एरिया पर, ये एरिया एनर्जी नहीं बता रहा है, ये एरिया बताएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या होने वाला है? इतना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हर एक साइकिल में स्टोर होने वाला है। ये पिंक कलर वाला ध्यान दीजिए। तो रबड़ में एक खास बात होती है, और इसी को ये कहां जाएगा? तो हीट गेन्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में लोड और अनलोड करने पर ये पिंक कलर वाला एरिया क्या हो जाएगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर होगा, और उस एनर्जी को रखेगा किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तो अगर ऐसे रबड़ को आप खींच खींच के छोड़ते रहे, कुछ देर बाद टच करेंगे, वो हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है। और इसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस लूप। इसी को हम क्या कहेंगे? हिस्टेरिसिस लूप। तो रबड़ का लोडिंग अनलोडिंग अलग बिहेवियर है, इसलिए ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रबड़ में हर एक साइकिल में एनर्जी गेन होगी, हिस्टेरिसिस लूप बनेगा, भले इलास्टिक लिमिट के अंदर है। तो रबड़ इज अ स्पेशल मटेरियल। भैया तुम तो बहुत विशिष्ट लोग हो। रबड़ इज अ स्पेशल मैटर, और ये सारी चीजें सब एक्सपेरिमेंटल है, सब एक्सपेरिमेंटल करने पर पता चलेगा। तो रबड़ इज अ स्पेशल मैटर सोज डिफरेंट अनलोडिंग रास्ता। रबड़ जो होगा वो अनलोडिंग, भले इलास्टिक तक आपने किया, पर इलास्टिक में भी वो रिकवर तो करेगा 100% अपने शेप को, पर एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो सोज डिफरेंट अनलोडिंग पाथ, और आगे नो परमानेंट सेट, ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा। इलास्टिक है ना, तो कोई परमानेंट सेट नहीं होगा, बट स्टोर सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। कुछ एनर्जी लॉस होगी, और लॉस किस फॉर्म में होगी? हीट के फॉर्म में।
किस फॉर्म में होगी? ये फ्रिक्शन भी लॉस कराता है। फ्रिक्शन हर बार ऐसे हाथ रगड़ो, फ्रिक्शन कह रहा है अरे हम तो लॉस करा रहे, लॉस कर, कुछ देर बाद हाथ हीट हो जाएगा। तो जो लॉस होता है वो किस फॉर्म में जाता है? वो हीट के फॉर्म में जाता है। लॉस हमेशा किसके फॉर्म में जाएगा? हीट के फॉर्म में जनरली। क्लियर हुआ? अब आया दूसरा सीसी डैश, इसको हम सब लोग ने बात कर ली थी। अब सारी चीजें ऑलमोस्ट हमें लगता है क्लियर है। अब क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ वर्सेस क्या? स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस। स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस ये आपके लिए कल के लिए होमवर्क है, दोनों आप डिटेल में कर लीजिएगा। आते ही स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में डिफरेंस चलेगा, फिर आगे बात होगी। द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस, बात समझ में आ रही? तो आज के मतलब यहीं पर हम करते हैं, क्योंकि आज स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, इसलिए इस पर हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। पर ये आप दोनों क्लियर करके आप भी अगर कुछ कर सकते करिए, नहीं तो हम आपको कल बहुत बेहतरीन तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस, मींस क्या है कि प्रतिबल और सामर्थ्य। स्ट्रेस है प्रतिबल, ये क्या है? प्रतिबल। और स्ट्रेंथ क्या है? सामर्थ्य। तो प्रतिबल और सामर्थ्य में क्या अंतर है? प्रतिबल और सामर्थ्य में क्या अंतर है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। इस पर हम सब लोग सोचेंगे, मुंह बना के सोचेंगे, ठीक है? ठीक, कल के लिए यह है। आज एक और टॉपिक कर लेते हैं, फेल्यूर। क्या बोल रहे हैं? फेल्यूर। तो अब क्वेश्चन है फेल्यूर क्या होता है? फेलियर क्या होता है? क्वेश्चन ये है भाई, फेलियर क्या होता है? फेलियर टूटना होता है क्या? कोई चीज अगर टूट गया तो फेल तो हो ही गया। ब्रेकिंग एक फेल्यूर तो है ही, पर ध्यान रखिए फेल्यूर वर्ड क्या है? हर एक मटेरियल जिसको भी जैसे आपको भगवान ने पैदा किया तो कुछ ना कुछ उनका फंक्शन है, उनका कुछ ना कुछ क्या है? फंक्शन है। अगर आपने शर्ट परचेज किया है तो कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो फेल्योर के लिए कुछ ना कुछ इंटेंडेड फंक्शन होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा? इंटेंशनली, कि भैया आपको इस फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया, कुछ ना कुछ क्या इंटेंडेड फंक्शन होगा। बात समझे? तो जब आपका कोई भी मटेरियल, कोई भी डिजाइन, कोई भी शेप, कोई भी शर्ट, कोई भी कुछ भी जो इंटेंडेड फंक्शन है उसको ना कर पाए, भैया हमसे ये ना हो पाएगा, तो वो क्या हो गया? फेल। जिस काम के लिए आपको हम बनाए वो तुम ना कर पाए तो फेल, टूटे तब तो बेहतरीन। तो फेल्यूर एक सिंपल लैंग्वेज में कि इंटेंडेड फंक्शन को फुलफिल ना कर पाना फेल्यूर है। इंटेंडेड जो आपकी मनसा है, जिस चीज के लिए आपने डिजाइन किया उसको फुलफिल ना कर पाना क्या है? फेल्यूर। और अगर ब्रेक हो गया तो ब्रेकिंग तो फेल्यूर होता ही है, ब्रेकिंग तो फेल्यूर। पर सारे फेल्यूर ब्रेकिंग हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल, आप भैया रोटी बनाए, रोटी काहे को बनाए? रोटी काहे को बनाए? खाने के लिए। रोटी किस लिए बनाए? खाना। पहले ही मन सा था कि आज इसको हपक के खाएंगे, ठीक है, खाने के लिए। अब मान लीजिए ये रोटी टूट जाए या कहीं कुछ हो जाए, उससे नहीं मतलब। अगर ये खाना आपने कहा नहीं खा पाएंगे यार, बहुत खराब है, तो देखिए इसका टूट जाना नहीं, आपके खाने का वो फंक्शन फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो क्या हो गया? फेल। जब तक आप उसको खाने का फंक्शन फुलफिल करा लेंगे तब तक वो चलता रहेगा। जब तक आप उसको खाने का फंक्शन क्या करते रहेंगे? फुलफिल कराते रहेंगे, तब तक वो क्या रहेगा? तब तक आपका क्या रहेगा? तब तक वो फेल नहीं हुआ। और अगर ये खाने का फंक्शन नहीं फुलफिल कर पाया तो जो भी इंटेंडेड फंक्शन है उसको फुलफिल ना कर पाना क्या है? फेल्योर। इस पर और भी बात कल कर लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही करते। आज की क्लास कैसी रही एक बार आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे, फिर कल मिलेंगे। और कल का टॉपिक आते ही एक शानदार टॉपिक होने वाला है, क्या? द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस। और डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसको आप
किसी लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देख सकते हैं एक बार फिर से, तो देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन। आज के लिए इतना ही। एक बार आप सब लोग कमेंट करके बताएं कैसी क्लास रही, और सब लोग क्लास रेगुलर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।